ठीक है, तो मान लो जब मैं एटॉमिक रेडियस हमारा कंपेयर करता हूं आपके 3D सीरीज का, इसका 3D सीरीज का जब मुझे कंपेयर करना है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर क्या रहता है मालूम है? स्कैंडियम, फिर ग्रेटर देन टाइटेनियम, ग्रेटर देन वनेडियम, फिर आता है आपके पास क्रोमियम, फिर आपके पास रहता है मैग्नीज, ठीक है। फिर यहाँ पे रहता है आपके पास Fe इक्वल टू कोबाल्ट इक्वल टू निकल, और फिर आपका यहाँ पर कॉपर, और यहाँ पर आपका आता है जिंक। अब यहाँ पर जब मुझे याद करना है कि विच इज ग्रेटर इन साइज विच इज स्मॉलर इन साइज, ठीक है, तो वो उस ऑर्डर को लिखना जरूरी है। ग्रेटर होता है आपका स्कैंडियम, फिर आता है आपका टाइटेनियम, फिर आता है आपका जिंक। जिंक बराबर होता है ऑलमोस्ट आपके मैंगनीज से, ठीक है। और उसके बाद आपका रहता है वनेडियम, फिर आता है आपका क्रोमियम, फिर आता है कॉपर, और लास्ट में आपके पास रहते हैं Fe, कोबाल्ट और निकल, ठीक। ये आपके पास ये ऑर्डर है आपका एटॉमिक रेडियाई का। इसमें से क्वेश्चन कभी भी उठ के आ सकता है, क्योंकि गेट में ऐसे ट्रेंड्स पूछे हुए हैं, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम से नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, हमने कल देखा था, एक और ट्रेंड देखा था हमने जब हम कंपेयर कर रहे थे 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। 3D आपका छोटा होता है एंड 4D 5D क्या होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट, एक्सेप्ट द ग्रुप 3 स्कैंडियम, यूटेरियम और लैंथेनम में क्या होता है, आपका डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। वो एक नॉर्मल ट्रेंड आपके पास वहां पर हम देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट योर आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब क्या होता है आपको मालूम है, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट द आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम, ठीक है। और जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मान लो मेरे पास एक एटम है, ठीक है, मेरे पास एक एटम है, और मुझे आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है। आप इस इलेक्ट्रॉन जब निकालते हो, ठीक है, तो ये कहां तक निकालते हो, किस पॉइंट ऑफ स्पेस में जाता है? वो पॉइंट ऑफ स्पेस जहां पर आपका जेड इफेक्टिव जो होता है उस इलेक्ट्रॉन का, वो जीरो महसूस करता है। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन आई से कि दैट इलेक्ट्रॉन इज फीलिंग जेड इफेक्टिव इज जीरो, मतलब वो न्यूक्लियस की तरफ से कोई पुल महसूस नहीं कर रहा है, आप उसको इतना दूर ले जा चुके हैं। और यू कैन से कि जो एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की, अगर मैं एनर्जी करता हूं, उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो भी क्या हो जाएगी आपकी जीरो। एनर्जी कैसे लिखते हो? एनर्जी कैसे होती है आपकी? -13.6 जेड इफेक्टिव का स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ये होता है। तो अगर आपका जेड इफेक्टिव जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी? आपकी एनर्जी भी हो जाएगी जीरो। ये हम देखते हैं नॉर्मली कि आप जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस पॉइंट तक निकाल देते हो, वहां तक निकाल देते हो जहां पर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो आपकी जीरो महसूस करती है। अब मान लो मेरे पास एटम ए है, ठीक है, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और आपको मिल गया यहां पर ए प्लस, ठीक है, और ये आपका हो गया IE1 ऑफ ए, ठीक। अब मैं मान लो ए प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, क्या बनाएगा आपका? A+2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इस केस में आई कैन राइट लाइक दिस, IE2 ऑफ A दैट इज इक्वल टू IE1 ऑफ A प्लस। क्या इस बात से एग्री करते हो सिमरन? क्या इस बात से एग्री करते हो? अगर ये मैं इस स्टेटमेंट को देखता हूं, ये तो I2 है आपका, आप यू आर टेकिंग आउट सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी ए एटम, वहां पे लिखा है मैंने I2A। लेकिन अगर मैं बोलूं I1 ऑफ A प्लस, क्योंकि आप A प्लस से, अगर मान लो स्टार्टिंग स्पीसीज आपकी A प्लस है, ये नहीं, अभी के लिए मान लो आपकी स्टार्टिंग रिएक्शन ये है, तो आपका फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्टेंट? A प्लस, इसलिए यहां लिखा है मैंने I1A प्लस, और बराबर होंगे ऑफकोर्स, ये आपके बराबर होंगे।
सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं ऐसे a प्लस 3 सॉरी a प्लस 2 गिविंग यू a प्लस 3 प्लस इलेक्ट्रॉन अगेन IE3 a is equal to IE2 a plus is equal to IE1 a plus 2। क्या बोल रहा हूं मैं? IE3 सिंपल है। IE3 मतलब क्या होता है कि आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर टेकिंग आउट थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें से A में से। व्हाट इज IE2 ऑफ A प्लस, मतलब अगर मान लो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, ये आपकी सेकंड रिएक्शन है, इसको भूल जाओ अभी कुछ टाइम के लिए। यहां से आपने एक निकाला, फिर आपने इसमें से एक और निकाल दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा IE2 ऑफ A प्लस। और क्योंकि मान लो अगर मैं ये भी नहीं है आपके पास, फिर आपके पास ये पड़ा हुआ है, तो इमेजिन कि A+2 आपका फर्स्ट रिएक्टेंट है, तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो क्या होगा I1 A+2, बिकॉज आप A+2 में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो जब आप इनको तीनों को ऐड कर दोगे, जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, तो क्या बनेगा आपके पास A गिविंग यू A+3 इलेक्ट्रॉन। और जब आप डेल्टा H निकालोगे इसमें, जब आप इसमें डेल्टा H निकालोगे, कितना आएगा IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। किसका होगा ये भी A का और ये भी A का आपके पास यहां पर दिखाई देगा। अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, IE1 ऑफ A दे रखा है आपको 200 EV वोल्ट, और आपको डेल्टा H दे रखा है 10,000 EV वोल्ट, और आपको रेशियो दे रखा है IE2 ओवर IE3 का, दैट इज इक्वल टू 4/5। कैलकुलेट IE3, कैलकुलेट IE3 निकालो चलो। कैलकुलेट IE3। आपको IE1 दे रखा है, डेल्टा H दे रखा है, और आपको IE2 IE3 का रेशियो दे रखा है। आपको बताना है कि IE3 क्या होगा। आ गया आंसर? कितना है? चलो, यहां पे सबसे पहली चीज क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू IE1 प्लस डेल्टा H इज इक्वल टू IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, ऐसे ही है। 10,000 इज इक्वल टू 200। अब यहां पर व्हाट आई कैन डू इज, इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बनेगा हमारे पास 5IE2 इज इक्वल टू 4IE3। सो व्हाट इज IE2? तो मैं IE2 को लिख सकता हूं एज 4/5 IE3। ऐसे किया, यहां पे क्या आएगा 4/5 IE3 प्लस IE3। आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आपका आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ऐसे किया है रूपम? ऐसे किया है ना?
बस ठीक है, सिंपल है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अब जब मैं बात करता हूं कि व्हाट आर दी फैक्टर्स विच डिसाइड्स योर आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहां पे हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है आपका, इट इज प्रोपोर्शनल टू योर जेड इफेक्टिव। बिल्कुल ठीक है, जितना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन पुल होगा उतना मुश्किल से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो हाइयर जेड इफेक्टिव, मोर इज द आई। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एटॉमिक रेडियाई, प्रोपोर्शनल टू योर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ये चीज, ये बताओ, ये बात ठीक है? यस सर। सही है कि गलत है, ये पूछ रहा हूं मैं। गलत है ये। गलत कैसे है? अगर शील्डिंग, सुनो ध्यान से, अगर शील्डिंग अच्छी होगी, ठीक है, तो आपका न्यूक्लियस उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को ढंग से पुल नहीं कर पाएगा, विच मीन्स वो आसानी से निकल जाएगा। तो इफ शील्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, आई आपकी कम हो जाएगी, विच मीन्स यहां पर हम देखेंगे कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग कांस्टेंट या शील्डिंग वैल्यू, जो भी आपको देखना है इस केस में। फिर इसमें अगला आता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हम जानते हैं कि नॉर्मली आपका अगर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और इट इज फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो उस कॉन्फ़िगरेशन में से लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आपका मुश्किल हो जाता है। एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू योर पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, मान लो मेरे पास दो केस हैं, मेरे पास दो एटम है। एक एटम में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी एस में है, एक में आपका पी में है। तो जब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ऑर्डर क्या होता है? एस, पी, डी और एफ। इस मतलब क्या होता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि जो आपका ऑर्बिटल है वो कैसे आपके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है। एस बिकॉज इट इज मोर स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल, इट हैज मोर टेंडेंसी ऑफ शोइंग बेटर इंटरेक्शन विद योर न्यूक्लियस। ठीक है, अगर ज्यादा इंटरेक्शन शो अच्छे से कर रहा है न्यूक्लियस के साथ, तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को जो एस में बैठा हुआ है उसको आसानी से जाने नहीं देगा। तो इसलिए मैंने बोला हायर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, व्हिच मींस अगर मेरे पास दो केस हैं, एक केस में इलेक्ट्रॉन मेरा एस में है, एक केस है पी में है, तो एस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, पी से निकालना इजी रहेगा हमेशा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रहे। अच्छा, अब हम यहां पर कंपेयर करेंगे, तो मैं एक कंपैरिजन करेंगे हम लोग I1 का और I2 का फॉर द सेम पीरियड। आपके पास है पीरियड नंबर 2, आपके पास है। ठीक है, और सबसे पहले लिखते हैं कि इस पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? लिथियम, हीलियम होता है पीरियड 2, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम, उसके बाद फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास है बेसिक एलिमेंट्स जो आपके पीरियड 2 में बिलोंग करते हैं। अगर मुझे इनका ऑर्डर लिखना है IE1 का, ठीक है, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा आपका इस केस में किसका होगा, हम ऐसे लिखेंगे, हाईएस्ट से लोएस्ट में जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑफकोर्स आपका जो नियॉन का है, बिकॉज इट इज अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वैसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आई की वैल्यू होती है हीलियम की। ठीक है, तो नियॉन आपके पास नोबल गैस है, तो सबसे ज्यादा आपके पास यहां पर आएगा नियॉन का, इसके बाद आएगा फ्लोरीन का, उसके बाद किसका आएगा? नाइट्रोजन का, ना ना ना, फिर आएगा आपके ऑक्सीजन का, फिर आएगा आपके कार्बन का, फिर आएगा आपके बेरिलियम का, फिर आएगा बोरॉन का, फिर आएगा लिथियम का। अब ये ट्रेंड याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना है कि ये ट्रेंड आया कैसे। पहली चीज, नियॉन सबसे ज्यादा, क्योंकि नोबल गैस। फिर हम बात करेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करते हो तो वो हमेशा आप एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में कंपेयर करोगे। नो डाउट ये आपकी हाफ है, तो आप ये हाफ कंपेयर करोगे सिर्फ O के साथ, ना कि F के साथ, बिकॉज ऑक्सीजन आपका एडजेसेंट है, F एक जंप ले चुका है ऑलरेडी, और F में और क्या हुआ होगा? Z इफेक्टिव और बढ़ गया होगा उसके, इसमें साइज और स्क्वीज कर गया होगा उस केस में। ठीक है,
इसलिए यहाँ पर जो F है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन बिकॉज आपका हाफ फिल्ड है, ज्यादा है O से। फिर ऑफकोर्स कार्बन। अब अगेन बेरिलियम और बोरान में क्या फर्क होता है, दो फैक्टर इसमें आते हैं। फर्स्ट योर पेनिट्रेशन इफेक्ट। बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है मुझे आपका S में, B में कहां होता है P में। और फुली फिल्ड इट इज H2, इट इज P1, इसलिए बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन। और लास्ट में आपका आएगा लिथियम बिकॉज साइज बड़ा ऑफकोर्स। अगला हमारे पास रहने वाला है IE2, जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। IE2 आपसे वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, इसका हमें जवाब देखना है। अब अगर मैं IE2 कह रहा हूं मतलब क्या है कि आप एक निकाल चुके हो इलेक्ट्रॉन, आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो, अब आप दूसरा निकालने वाले हो। मतलब हम कंपेयर करें किसके बीच में, लिथियम प्लस के बीच में, बेरिलियम प्लस के बीच में, बोरॉन प्लस के बीच में, कार्बन प्लस के बीच में, N प्लस के बीच में, O प्लस के बीच में, F प्लस के बीच में और नियॉन प्लस के बीच में। अब आप क्या करोगे इसमें, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, जब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद किस केस में कॉन्फ़िगरेशन आपकी सेम नजर आ रही है, सॉरी सेम मतलब किस केस में कॉन्फ़िगरेशन आपकी नोबल गैस के साथ सेम नजर आ रही है। ठीक है। अब अगर बात करें लिथियम प्लस की, व्हाट इज लिथियम प्लस, इट इज Helium. 1s2 which is equal to which configuration, हीलियम। तो सबसे ज्यादा आपका शो कौन करेगा, लिथियम प्लस करेगा इस केस में सबसे ज्यादा शो। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा नियॉन प्लस। उसके बाद आएगा आपके पास नियॉन प्लस, आपके पास यहां पर आएगा। अब हमारी बहस चलेगी N प्लस O प्लस F प्लस। व्हाट इज O प्लस, P3 हाफ फील्ड है। व्हाट इज F प्लस, F P4। तो अब O प्लस आपका ज्यादा हो जाएगा और फिर आपके पास आएगा F प्लस। ठीक है। फिर आपके पास आएगा N प्लस। अब अगेन व्हाट इज कार्बन प्लस 2p1, व्हाट इज बोरॉन प्लस 1s2 2s2, विच मींस अब आपके पास आएगा बोरॉन प्लस, आपके पास यहां पर आएगा। फिर आपके पास आएगा कार्बन प्लस और लास्ट में आपके पास आएगा बेरिलियम प्लस। अगर नेट में सवाल पूछेगा तो वो आपसे यहां से पूछेगा, अगर वो सवाल आपसे नेट में पूछेगा वो आपसे यहां से पूछेगा। ठीक है, समझ आ गया, ये कहानी है इसकी। चलो, अब यही चीज अगर मैं यहां पर कंपेयर करता हूं फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, इज इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपका बिल्कुल आ सकता है डी ब्लॉक के बारे में। करें इसको, सबसे पहले लिखो सीरीज, लिखो एक बार खुद से, एक बार ट्राई करो, फुल सीरीज लिखो 3D 4D 5D विदाउट सीइंग, अगर तुम्हें याद है। देखो सीरीज, देखो सीरीज, क्यों लिख लिए 3D 4D 5D। रीडिंग करो सिमरन तुम है, देखो वो भी एक ही आती है, देखी तीनों। यहाँ पर क्या आता है मैंने में, NB, और नीचे क्या होता है, यहाँ पे क्या आता है, O नहीं S। ठीक है, इटरबियम, लैंथनम, जिरकोनियम, हॉफनियम, नायोबियम, टैंटलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीटियम, रेनियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोडियम, इरिडियम, पैलेडियम, प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड,
एंड कैडमियम मर्क्यूरी, याद होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसमें कंपेयर करने जाएंगे आयनेशन एनर्जी, सबसे पहले कंपेयर करते हैं 3D 4D 5D में, ठीक है। सबसे पहले देखो इस वाले ग्रुप को, ये ग्रुप में कुछ नहीं करना आपके पास, एज वी नो कि डाउन द ग्रुप इस केस में साइज बढ़ता है तो आई आपका घटेगा, तो ऑर्डर क्या आएगा इसमें, सिंपल ये, ठीक है। अब जो दो ट्रेंड्स हैं जरा उसको एक बार देख लो, वो क्या है, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, निकल, इसे बोल सकते हो तीव्रकर्णी, तीव्रकर्णी। इस केस में जो आपका ट्रेंड रहेगा, इस केस में जो आपका यहां पर ट्रेंड रहेगा डाउन द ग्रुप, इस केस में आईई आपका बढ़ने वाला है। मैं टिक कर रहा हूं, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम और निकल, डाउन द ग्रुप इस केस में आपका जो आईई है वो इंक्रीज करेगा। कौन सा, तीव्रकर्णी, हिंदी में तीव्रकर्णी लिख सकते हो, त फिर छोटी माँ की यात्रा फिर वह करने वाला, ठीक है, तीव्रकर्णी। इसके अलावा जो मेरे पास एलिमेंट्स बचे उसमें जो ऑर्डर फॉलो होता है उसको याद कैसे करना है, उस केस में सबसे ज्यादा 5D का होता है, फिर आपका 3D का होता है और लास्ट में होता है 4D का। मतलब अगर आप एक ग्राफ बनाते हो उस केस में तो एक टिक बनता है इसमें, 3D, 4D, 5D, 3D, 4D एंड 5D फॉर द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। उसको याद कैसे करना है, वैसे याद तो हो ही जाएगा अगर तुमको एक ही याद है त्रिकोणी, तो उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे उसमें बहुत सिंपल चीज है। अब इसको लिखते कैसे हैं, लाइक ये आपका ऐसे लिखा जाएगा, कह दे रही है, या आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जहां पर 5D इज ग्रेटर, फिर 3D और फिर आपको यहां पर आता है 4D के बारे में। अगर याद करना है देखो उसमें क्या आएगा, मन फेको कूल जियो, ऐसे कर सकते हो, देखो मन फेको कूल जियो, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मन फेको कूल जियो और तीपणनी। जहां पर आपके पास यू कैन चेक कि आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं तो रिमेंबर दी अनेशन एनर्जी। और किसी भी साल इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड फॉर द अनेशन एनर्जी इज ट्रू, ठीक है, किसी भी साल इसके ऊपर सवाल आसानी से आ सकता है। ये भी मेरा काम यहां पर खत्म होता है। फिर आता है आपका रीजन, इतना कुछ स्ट्रॉन्ग इसमें देते नहीं है, बस ये डेटा आपके एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, ठीक है, उतना कुछ है नहीं, ट्रेंड है सिंपल सिंपल से। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रुप 13, दैट इज योर बोरॉन फैमिली। इसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा ऑफकोर्स किसका होगा, बोरॉन का होगा, बिकॉज साइज क्या होता है उसके, इसमें छोटा होता है। उसके बाद होता है किसके पास, हेलियम का, फिर होता है आपका गैलियम का, फिर होता है आपके एल्यूमिनियम का और लास्ट में आता है आपके इंडियम का। याद है ये तो। अब यहां पर देखोगे बोरॉन, अगर मैं कहता हूं व्हाई इट हैज हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी, बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट साइज उस ग्रुप में। हेलियम का आपका ज्यादा क्यों है वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, और यू कैन से यस बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जब आप जाते हो बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम, उससे इंडियम, क्या होता है, एफ सब शेल आना शुरू होती है, डी शेल, एफ शेल, उनकी दीवार कमजोर होती है, ये पता है तुम लोग को। डी और एफ जो आपके होते हैं सब शेल, दे हैव वीकर वॉल्स, तो क्या होगा, न्यूक्लियस पुल ज्यादा शो करता है, द केस ऑफ हेलियम, इससे इट हैज अ हायर वैल्यू ऑफ योर आयनेशन एनर्जी। फिर गैलियम, हमने कल डिस्कस किया था कि गैलियम और एल्यूमिनियम में वैसे नॉर्मल डाउन द ग्रुप साइज आपका बढ़ता है, बट गैलियम हैज स्लाइटली शॉर्टर साइज एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तभी गैलियम हैज अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी देन योर एल्यूमिनियम। और लास्ट में आपके पास आता है
इंडियम। सिमिलरली आप देखोगे जब आप बात करते हो ग्रुप 14 की, जब आप बात करते हो ग्रुप 14 की, इसमें क्या रहता है आपके पास? कार्बन सबसे ज्यादा, फिर आता है सिलिकॉन, फिर आता है आपके पास जर्मेनियम, और लास्ट में देखोगे अगेन लेड आपका थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टिन। अगेन लेड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन ऑफ योर लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द poor shielding effect of the F subshell, which creates a stronger pull from the nucleus, and hence lead has slightly higher value of financial energy as compared to tin. ठीक है, ऑनलाइन समझ आ रहा है? यस सर। चलो, बाकी आपका ग्रुप 15 और ग्रुप 16 उसमें ट्रेंड इज नॉर्मल, डाउन द ग्रुप कम होता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप आपका उस केस में कम होता है, उसमें कोई एक्सेप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन जब मैं कंपेयर करता हूं ग्रुप 15 को और 16 को, अगर मैं कंपेयर करता हूं ग्रुप 15 को 16 को, यहां पर क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। जब हम कंपेयर करते हैं आई को, तो आप बोलते हो सर वो हाफ फील्ड है, वो हाफ फील्ड नहीं है आपके पास। तो इस केस में हम देखोगे नाइट्रोजन आपका बड़ा है आई वैल्यू में ओ से, ये भी आपके पास ऐसा केस है और ये भी आपके पास ऐसा केस है। यहां तक आप चेक कर रहे हो एक कॉन्फ़िगरेशन इज डोमिनेटिंग, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज डोमिनेटिंग। लेकिन जब आप जाओगे एंटीमनी और बिस्मथ में, तो यहां पर आप देखोगे आपका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। यहां पर आपका जेड इफेक्टिव डोमिनेट होना शुरू हो जाता है, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आपकी डोमिनेट करती है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है एंटीमनी बिस्मथ में क्या होता है, साइज बढ़ जाता है। नाउ देयर इज डी एंड एफ सबशेल व्हिच क्रिएट्स सम कंट्रैक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंट्रैक्शन हम क्या देखते हैं, अलोंग द पीरियड क्या होता है आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका आई का ट्रेंड उल्टा हो जाता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक, चलो, अगर मेरे को डी ब्लॉक, जो आपकी 3D सीरीज है, जो आपकी 3D सीरीज है, ये जितने भी नोट्स हैं मैं बाय फ्राइडे और सैटरडे सारे नोट्स इकट्ठे बना के एक पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, जितने भी आपके पास 3D सीरीज के एलिमेंट हैं उसका ऑर्डर क्या रहता है वो एक बार याद कर लो, क्या है? जाने, देखो क्या लिखा हुआ है, जाने फिर कोमल क्यों नहीं, जाने फिर कोमल क्यों नहीं मानती, ऐसे वो भी कर सकती है। अब पता नहीं, यहां पे देखो ये आपका जिंक हो जाएगा, ये आपका Fe हो जाएगा, ये आपका कोबाल्ट, ये आपका कॉपर, ये आपका निकल, यहाँ पर आपके पास मैंगनीज और टाइटेनियम है, ये आपका वनेडियम हो गया, ये आपका हो जाएगा क्रोमियम, ये हो गया स्कैंडियम, और यहाँ पर और तो पता नहीं शायद हो गया सब। तो ये ऑर्डर होता है आपका अनेशन एनर्जी का फॉर 3D सीरीज, ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम। ठीक है, एक आज हमने कौन सीखे, एक सीखा हमने त्रिकोणीय, सीखा हमने त्रिकोणीय में कौन से टाइटेनियम होता है, वनेडियम होता है, क्रोमियम होता है और निकल होता है, जहां पर डाउन द ग्रुप जो आपका आई वैल्यू है वो बढ़ता है। फिर सीखा हमने वन फेको कूल जियो, जहां पर 5D इज ग्रेटर देन 3D, फिर इज ग्रेटर देन 4D। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जाने फिर कोमल क्यों नहीं मानती, वो भी कर सकती है। ठीक है, सेंटेंस पढ़ कर दिया उन्होंने। तो ये आपका ऑर्डर है आई वैल्यू का फॉर 3D सीरीज। चलो, अगर मुझे बताना है कि मेरे पास जिंक है, मेरे पास जिंक प्लस है, मेरे पास कॉपर है और मेरे पास कॉपर प्लस है, तो बताओ इसको अरेंज करो इन द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एनर्जी। चलो बताओ, इनको अरेंज करो इन द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एनर्जी, जिंक, जिंक प्लस, कॉपर, कॉपर प्लस।
हो गया। तो सबसे ज्यादा किसका होगा इसमें, कुछ भी तो दिमाग लगाओ। एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है, तो हमेशा जिंक का आई, होगा। हमेशा आई किसका ज्यादा होगा, एक न्यूट्रल एक चार्ज का। obvious सी बात है। जब मैंने किसी पे चार्ज लगा दिया, विच मीन्स मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, विच मीन्स आपका डेफिनेटली जो पुल है बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कॉपर प्लस का होगा, फिर जिंक प्लस का होगा, फिर जिंक का होगा, और फिर कॉपर का होगा। क्यों, कॉपर प्लस क्या है 3d10, जिंक प्लस ऑफ कोर्स चार्ज है तो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू जिंक। जिंक इज अगेन फुली फिल्ड, कॉपर आपके पास 3d10 कोरेशन लास्ट में होगा। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर है, कोई डाउट की बात इसमें मुझे नजर नहीं आती है। इसके बाद एक रुक जाओ, तो नहीं करना है हमने, चलो यहाँ पे देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है, तुम बताओ। मेरे पास लिथियम लिथियम प्लस है, तो लिथियम प्लस अगेन हायर होगा हमेशा। नियॉन नियॉन प्लस है, तो नियॉन प्लस हमेशा हायर होगा। चलो क्वेश्चन करें, जल्दी बताओ ट्रू और फॉल्स। इसमें से बताओ मेरे को कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। और आयनेशन एनर्जी आप कभी मत देखना, याद करने की कोशिश करो उस ट्रेंड को जो हमने सीखा है। बार बार कॉपी में देखोगे ये भूल जाओगे फिर। ठीक है, तो याद करने की कोशिश करो जो ट्रेंड तुमने सीखा है। पहला बताओ ट्रू और फॉल्स। अरे ऐसे ही कॉपी में क्यों लिख रहे हो, देख ले बता दो। हर चीज कॉपी में लिखनी होती है, छोटे बच्चे थोड़ा ना तुम लोग। पहला कौन सा है पहले देखो, पहला है मन फेको कूल जियो, 5D 4D 3D, 5D 4D 3D, सॉरी 5D 3D 4D, तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्या है, मन फेको कूल जियो, कूल में आ गया, ये भी आपका 5D 3D 4D बिल्कुल ट्रू है आपके पास। ऐसे याद करो, अगर बार बार कॉपी में देखोगे तो उससे होगा क्या कि तुम्हें आदत हो जाएगी बार बार कॉपी देखने की। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, मान लो मेरे को याद नहीं है, तो बार बार जब मैं बोलूंगा उसके बिना देखे तब याद हो जाएगा। मन फेंको कूल जियो, मन फेंको कूल जियो, याद हो जाएगा अपने आप ही। अगला देखो, मन फेंको कूल जियो में आता है, नहीं आता, ये किसमें आता है, टी ट्वेंटी में आता है, निकल में आता है। उसमें क्या था, एज वी गो डाउन द ग्रुप आपका आई बढ़ता है, बढ़ रहा है 5D 4D 3D, ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फिर मन फेंको आ गया, फिर से आपके पास मैंगनीज, आपके अगेन क्या है, दैट इज सेलेनियम इज इन योर 5D 3D 4D, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। फिर मन फेंको आयरन आ गया, 5D 3D 4D, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। फिर मन फेंको कोल 3D, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा आपके पास। समझ आएगा कैसे याद करना है इसको, ऐसे ही याद होगा ये। ठीक है जी, स्कैंडियम की सीरीज मैंने बताई थी, स्कैंडियम इज इन अ डिफरेंट लीग, डाउन द ग्रुप उसमें आपका कम होता है, ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट ट्रू है। फिर देखो टी क्वार्नी आ गया फिर से आपके पास, टी क्वार्नी में क्या होता है, एज दी गो डाउन द ग्रुप आपका आई बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपके पास। फिर ये कौन सा हो गया, टी क्वार्नी में फिर से आ गया, अगेन आपका बढ़ता है एज दी गो डाउन द ग्रुप, वनेडियम नायोबियम टैंटलम। ठीक है, ये भी क्या आपके पास, इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्रोमियम मोलिब्डेनम और मैंगनीज, ये किस में आता है, मन फेको तो नहीं आता, किस में आता है फिर ये, त्रिकोणी में आता है, क्रोमियम आ गया। उसमें क्या होता है, अगेन एज वी गो डाउन द ग्रुप आई बढ़ता है, ये भी आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। और लास्ट देखो निकल कॉपर जिंक, अब ये इस सीरीज में आ गया, क्या था वो, हाँ क्या था उसने मॉर्निंग अभी तो पढ़ा है जस्ट, जाने क्या था, जाने कोमल क्यों नहीं मानती, वो भी कर सकती है, भूल गए तुम, ये सही है।
ये आपका ऑर्डर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्या होता है कि जब भी आप एक एटम में, आपके पास कैसा एटम है, दैट इज न्यूट्रल, आइसोलेटेड एंड गैसियस, जब भी आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद एनर्जी इज रिलीज एंड दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फर्क क्या होता है? values are same but they have difference in sign. Electron affinity is normally positive, Eg is negative, बस ये फर्क होता है, बाकी वैल्यू इज सेम और कोई डिफरेंस उसमें हमें नजर नहीं आता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे हम बात करते हैं अबाउट योर आयनेशन एनर्जी, उसमें इन जनरल वी टॉक अबाउट कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जब निकालते हो तो क्या बनता है हमेशा? नॉर्मली इट मेक्स कटायन। यहां पर क्या होता है? इट मेक्स योर एनायन। उस आई के केस में बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। इन द केस ऑफ आई द एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, हेंस द रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर। इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने जा रहे हो, ठीक है, सो जनरली क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड when you are adding the first electron into the atom, जनरली क्या होता है? एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, उस केस में क्या होगा? इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, अच्छा लेकिन आप उसी एटम में पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब उसी एनायन में आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, तब उस केस में आपको एनर्जी देनी पड़ती है। कि मान लो मेरे पास एक एटम था, आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और आपने बना दिया एनायन। अब उस एनायन में आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो, उस एनायन में आपको एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तब इन दैट केस यू हैव टू गिव एनर्जी फ्रॉम योर साइड। ठीक है, नॉर्मली यहां पर यू कैन चेक कि ये इज नेगेटिव, इट इज एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन एंड इट इज फॉर मेकिंग योर एनायन। और यस, एक और चीज, अगर मैं ये कहता हूं यू हैव टू वैल्यूज, एक -400 है, एक -300 है, तो अगर मैं पूछता हूं कि किस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर, -400 या -300, तो क्या बोलोगे? -400 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला है। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होती है, हम बोलते हैं उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? बहुत इजी है, ऑब्वियस सी बात है। एक इमेजिन करो आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, और उस एटम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन कहीं पर मंडरा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन इस एटम में आके बैठेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? वो डिसाइड कर रहा है आपका कि जो न्यूक्लियस है वो कितनी कैपेसिटी से उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस अपनी बेस्ट कैपेसिटी यूज करता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, और जितना आसानी से वो आ जाएगा उतना आसानी से बैठ जाएगा, और उतना ही अच्छे अमाउंट में वो आपकी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, विच मींस मैं चाहता हूं कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल में डिस्टेंस आपका कम रहे, ताकि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा पुल महसूस हो फ्रॉम द न्यूक्लियस। ज्यादा पुल महसूस होगा, जल्दी बैठ जाएगा, जल्दी बैठ जाएगा तो ज्यादा एनर्जी आपकी रिलीज हो। दूसरा, इट इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव। अगेन सेम, हायर द नेट कैपेसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, जितना ज्यादा आपका नेट कैपेसिटी होगा न्यूक्लियस तक खींचने का, उतना आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और उतने ही अमाउंट में वो एनर्जी रिलीज करेगा। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हाफ फिल्ड फुली फिल्ड है, which is stable, तो इलेक्ट्रॉन वो ऐड नहीं होना चाहेगा। एक एटम जो ऑलरेडी स्टेबल है वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करना क्यों चाहेगा अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है? ठीक है, चलो नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है कि अलोंग द पीरियड ये आपका बढ़ता है एंड डाउन द ग्रुप आपका घटता है। क्यों? जब जाते हो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है,
along the period आपका साइज घटता है एंड रेडियोसिटी आपका बढ़ता है. Noble gases, of course, they have higher value of EA values, not higher but positive values. क्यों? नोबल गैस है, इट इज फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. अगर नोबल गैस है और वो ऑलरेडी फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, अगर वो नोबल गैस है और वो ऑलरेडी आपके पास फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में है, इसका मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन लेना क्यों चाहेगा? अगर फिर भी आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है उसके अंदर, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी अपनी तरफ से. यू हैव टू गिव एनर्जी फ्रॉम योर साइड. अब यहां पर देखो, एक ट्रेंड है आपके सामने, where you can see that chlorine is showing a higher value of electron affinity. बहुत सिंपल से रीजन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. फ्लोरीन का साइज छोटा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील सम रिपल्शंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इनसाइड. क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, एज सच वो रिपल्शन महसूस नहीं करता है. हेंस क्लोरीन की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है. Cl is -350, वो होती है -332 F की वैल्यू. लेकिन जब मैं आपसे ये पूछता हूं कि विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हैलोजन, तो आप क्या बोलते हो? व्हाई? व्हेन आई से व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या बोलते हो? तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन लूज करवा देगा और खुद गेन कर लेगा. अब क्योंकि गेन करने की कैपेसिटी यहां से मुझे आइडिया हो रहा है कि Cl की है, Cl की है ना, एज कम्पेयर टू फ्लोरीन. फिर भी फ्लोरीन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऐसा क्यों? फिर भी फ्लोरीन इज वन ऑफ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स. कौन कौन से? एक है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. जब आप ये कैलकुलेट करते हो, कौन सी वैल्यू? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू. ठीक है, बाद में सीखेंगे इसके बारे में. व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो आप कुछ फैक्टर्स को देखते हो. एक है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लग रही है. तो जब मैं कंपेयर करता हूं फ्लोरीन और Cl2, F2Cl2 जब मैं कंपेयर करता हूं, क्योंकि Cl2 का साइज बड़ा हो जाता है, which means a higher van der Waals force, which means difficult to break as compared to fluorine. तो फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना इजी होता है. पहली बात तो ये समझ आया. ये जो पढ़ा होगा तुमने, नहीं पढ़ा है? क्या बात कर रहे हो यार. जब मैं कंपेयर करता हूं F2 को तोड़ने के लिए और Cl2 को तोड़ने के लिए, होता क्या है कि F का साइज छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो पास पास में रहती है. ठीक है, एंड इट फील्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. तो उससे होता क्या है, जो बॉन्ड है ये बॉन्ड आपका वीक हो जाता है. एंड इफ द बॉन्ड बिकम्स वीकर, तो बॉन्ड तोड़ना इजी, एनर्जी कम लगती है. Cl2 की एनर्जी ज्यादा लगती है बॉन्ड तोड़ने में. दूसरी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर आप कंपेयर करते हो फ्लोरीन और Cl में, फ्लोरीन ऑफ कोर्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर. और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन एनर्जी. जब आप रिडक्शन पोटेंशियल निकालने जा रहे हो, तो तीसरा फैक्टर आपके पास रहता है, दैट इज योर हाइड्रेशन एनर्जी. स्मॉलर द साइज, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी. आपका हाइड्रेशन एनर्जी दो चीज पे डिपेंड करता है, एक साइज पे, एक चार्ज पे. साइज जितना छोटा उतना ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी, और चार्ज जितना ज्यादा उतना हायर हाइड्रेशन एनर्जी. तो क्योंकि फ्लोरीन F नेगेटिव और Cl नेगेटिव में साइज छोटा होता है F नेगेटिव का, तो इट हैज अ हायर हाइड्रेशन एनर्जी वैल्यू. ये फैक्टर्स जब आप कंबाइन करते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, तब जाके आपको एक वैल्यू मिलती है विच टेल्स
कि फ्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फ्लोरीन। नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप 16 चैल्कोजेंस। यहां पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन में रिपल्शन इतनी हो जाती है, इट फील्स मोर रिपल्शन, कि उसकी ईए वैल्यू बहुत कम होती है एंड इट कम्स इन द लास्ट। सबसे ज्यादा सल्फर का होता है, फिर सेलेनियम का, फिर टेलिरियम का, फिर पोलोनियम का, फिर ऑक्सीजन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये आज तक पूछा नहीं गया है बट कभी भी किसी भी साल वो पूछ सकता है आपसे। 14 13 ठीक है, इतने जरूरी नहीं है। दिख रहा है आपको डाउन दी ग्रुप आपका वैसे भी कम हो रहा है इस केस में, यहां भी देखो डाउन दी ग्रुप आपका कम हो रहा है, कोई स्पेशल ट्रेंड नहीं है इस केस में। 15 में देखो, 15 इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन क्या होता है? यस, हाफ फिल्ड है, सो इट इज हैविंग ऑलमोस्ट वैल्यू ऑफ 0, बट एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है इस केस में। तो आप देखते हैं कि हल्की हल्की वैल्यू आपकी इसमें आना शुरू हो जाती है, ठीक है। बट जो मेन ट्रेंड थे वो 17 का था, 16 का था। 15 देख लेना एक बार, ठीक है। अच्छा एक और चीज, यस, ग्रुप 2, ग्रुप 2 में क्या होता है, ऑफ कोर्स दे आर S2, 1s2 2s2 वाले होते हैं वाले आपके पास, एंड दे हैव 0 वैल्यू, ठीक है, फुली फिल्ड है आपके पास। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात आती है ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 हैज ऑफ कोर्स वैल्यू कम होती, नो डाउट, ऑफ कोर्स इनके पास वैल्यू कम होती है, बट स्टिल दे हैव सम नेगेटिव वैल्यू, -70, -80, ऐसी इनके पास वैल्यूज होती है। और डाउन ग्रुप क्या होती है, ये वैल्यू कम होती है, ये आपके पास एक अलग सा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 17, ग्रुप 16, 15 एंड 1। बाकी चलो टाइम पास 13 14 तो हमें याद करना भी नहीं है। अब ये देखो आपका ये ऑर्डर किसका है, ऑफ कोर्स H और हीलियम में, हीलियम नोबल गैस है, 0 होगा, तो H का ज्यादा वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉनिसिटी का, कोई डाउट की बात नहीं है। फिर चेक करो यहां पर देखो, जब मैं कंपेयर करता हूं आपका पीरियड नंबर 2, कौन सा है, दिस इज योर पीरियड नंबर 2। हाईएस्ट कौन शो करेगा, फ्लोरीन, फिर कौन करेगा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन करेगा, बिकॉज कार्बन तो आपको मालूम है उसमें कुछ वैल्यूज आपके नेगेटिव से आ जाएंगे उसके अंदर। फिर बोरॉन करेगा, फिर लिथियम करेगा, फिर आपका बेरिलियम और नाइट्रोजन, अभी बताया मैंने, ऑलमोस्ट 0 होती हैं। और लास्ट में आपका आएगा नियॉन। नियॉन में तो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, एक माइनस है, एक 0 है, एक प्लस है, तो यहां पर लीस्ट वैल्यू उसको बनाता है जो प्लस में है। ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर नॉर्मल ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप सिर्फ ये पढ़ते हो कि अलोंग द पीरियड, अगर आप सिर्फ ये पढ़ रहे हो कि अलोंग द पीरियड आपका ईए बढ़ता है, फिर तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। आप तो बोल दोगे हाईएस्ट फ्लोरीन का है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर एन का है, फिर सी का है, फिर बी का है, लेकिन ऐसे है नहीं यहां पर। आप देखो कि लिथियम जो आपका बिलोंग करता है ग्रुप 1 को, वो बी बीच में आ रहा है, चेक करो यहां पर, एज कंपेयर टू बेरिलियम एंड नाइट्रोजन एंड नोबल गैस। पीरियड नंबर 3, दिस इज योर पीरियड नंबर 3। चेक करो यहां पर अगेन, अगर यहां पे देखोगे सबसे पहले किसका है आपका, क्लोरीन का, फिर सल्फर का, फिर सिलिकॉन का। अब फिर इसमें देखोगे फॉस्फोरस और सोडियम में कंपेयर करते हैं, फॉस्फोरस यहां पर अगेन चेंज हो जाता है, नो डाउट हाफ फिल्ड है, बट साइज थोड़ा इसमें बढ़ जाता है इस केस में। फिर सोडियम आएगा, सॉरी फॉस्फोरस, फिर एल्यूमिनियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आपका आर्गन। ये तब पूछेगा जब पेपर उसको डालना मुश्किल, ऐसे नाम अगर पेपर नॉर्मल सा आता है तब इतना डीप नहीं जाएगा, बट पेपर अगर मुश्किल आता है तो वो किसी में डाल देगा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, उसमें एक आएगी स्टेटमेंट आपकी इसमें से, वो चेक करना पड़ता है आपको। और ये तो मैंने सब दिखा दिया आपको, सब नहीं पूछेगा आपसे। जैसे उठाएगा 4, 4 ही उठाएगा इसमें से, ग्रुप 1 का, 3 का, 5 का, ऐसे उठाएगा तब कंपेयर कराएगा आपसे, कभी भी इतनी लंबी नहीं पूछता ट्रेंड नेट में, ठीक है। एक चीज रुक जाओ जरा, अगर मैंने ये करवाया है यहाँ पर, ये सेम कहा, ये अरे 0 है। नेक्स्ट देखो जरा आप, कि जब मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, ठीक है,
आपने इलेक्ट्रॉन पहला ऐड किया, नो डाउट उसमें आपका जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव आएगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। जब आप उसी एनायन में, जब आप उसी ओ नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे, तब इट फील्स रिपल्शन, तो अब आपको यहां पे एनर्जी देनी पड़ती है, हेंस इट इज डेल्टा एच के यहां पे पॉजिटिव है। एंड दिस प्रोसेस अगर आप कन्वर्ट करते हो O+2 इलेक्ट्रॉन टू गिव O-2, दिस प्रोसेस इज ओवरऑल एंडोथर्मिक इन नेचर। सिमिलरली क्या होगा, अगर आप सल्फर की बात करते हो, सेम केस कहानी रहेगी, जब सल्फर से कन्वर्ट करते हो S-2 में, तो ये प्रोसेस भी कैसा रहता है आपके पास, इट इज ओवरऑल एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक इन नेचर, बताओ कौन सा प्रोसेस इसमें आपको दिखाई दे रहा है एंडोथर्मिक इन नेचर। ध्यान से ऑप्शन पढ़ो, ध्यान से। ये तो है ही, बी से बी प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, विच मीन्स ये भी है। ओ से O-2 अभी बताया मैंने, ये भी है। और ये देखो n से n-3, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे थे तभी वैल्यू जीरो थी उसमें, तो उसमें तो तभी ये वैल्यू जीरो थी। अब आपने 3 ऐड करने हैं, तो आपको और एनर्जी देनी पड़ेगी अपनी तरफ से, विच मीन्स ये भी क्या है आपके पास, एंडोथर्मिक इन नेचर। समझ आ गया? एक मिनट रुकना जरा, देखना था इसमें। बता इसका आंसर क्या है। आंसर, बोलो ऑनलाइन, बोलो बोलो, तुम ही बोलो आंसर क्या है। सी। सी, ठीक है। ओ नेगेटिव क्या करता है, इट शोज रिपल्शंस। 11th, 12th और 13, बताओ आंसर क्या है। फर्स्ट, ए। इसका बताओ, 12th का बताओ आंसर क्या है। थर्ड, ठीक है, ऑल आर योर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और हायर द नेगेटिव चार्ज मोर इज द साइज। नेक्स्ट, विच इज रॉन्ग। फर्स्ट देखो, ऑफ कोर्स एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है आपका, तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एसिडिक नेचर, आप जब, चलो मैंने पढ़ाया नहीं है, हाइड्राइड्स क्या होता है ग्रुप 15 का, ऑब्वियसली बात है, एज वी गो डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर कम होता है, विच मीन्स एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। अमोनिया इज मोर बेसिक इन द ग्रुप 15 हाइड्राइड्स, तो ये भी आपका एक तरह से ट्रू स्टेटमेंट। बेसिक कैरेक्टर ऑफ कोर्स ऑक्साइड्स का रंग बढ़ता है, हमेशा साइज बढ़ता है, बॉन्ड तोड़ना इजी होता है, तो ये भी आपका है ट्रू स्टेटमेंट। लास्ट चेक करो, बेरिलियम ज्यादा होता है बोरॉन से, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, आ गया, अरे आगे चला गया क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल जब बात करते हैं, अगर मैं ये कहता हूं कि एक मॉलिक्यूल में एक एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्रिएटिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इटसेल्फ, और उस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस केस में कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, और इस केस में कभी भी कंप्लीटली प्लस नहीं आता और कभी नेगेटिव नहीं आता, इट इज ऑलवेज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव आता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, बहुत इजी है अब तो, साइज। अगेन, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो एक्चुअल में पुल कौन कर रहा होगा, पुल कर रहा होगा आपका न्यूक्लियस।
तो जितना डिस्टेंस कम होगा न्यूक्लियस का आखिरी शेल से, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड पुल भी कर रहा होगा तो वो कहां आगे बैठेगा, बाहर बैठेगा। तो जितनी दूरी कम होगी तो पुल उतना स्ट्रॉन्ग और ईएन वैल्यू आपकी हायर होगी। दूसरा केस जेड इफेक्टिव, ऑफ कोर्स हायर द जेड इफेक्टिव मोर इज द ईएन। तीसरा ऑक्सीडेशन नंबर, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर इज द ईएन वैल्यू। नाउ व्हेन आई से हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, उससे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन में बढ़ा रहे हो, +1 से +2, +2 से +3, उसके +4, तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, which means En बढ़ रहा है। Then you have percentage S character। अच्छा एक और चीज, अगर मेरे पास मान लो, अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 3 है ऑक्सीडेशन नंबर, +1, +2, +3, और उन कैटायंस के मुझे बनाने हैं ऑर्बिटल, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनका अरेंज करना है एनर्जी वाइज, तो नीचे कौन सा आएगा, फिर बीच में कौन सा आएगा, फिर यहां पर कौन सा आएगा, यहां पर आपके पास आएगा जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में है, जैसे कि Mn+2 आ जाएगा, यहां पर Mn+1 में आएगा और यहां पर Mn में आएगा। हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, उस स्पीसीज का जो ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल कम बनता है। दूसरी चीज, अगर मान लो मेरे पास 2 एटम है, सपोज CO है, कार्बन ऑक्सीजन, ना जब मैं इसका बनाऊंगा एमओ डायग्राम तो देखता हूं कि O नीचे होता है, C ऊपर होता है। क्यों? बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। फोर्थ पॉइंट है En इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर, sp sp2 sp3 50 33 25। व्हेन आई से हायर द परसेंटेज S कैरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, जब मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो कैरेक्टर है S का वो ज्यादा है, विच मीन्स कि न्यूक्लियस, बिकॉज S सबशेल हैज मोर इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस, तो अगर ज्यादा इंटरेक्शन है और ज्यादा S कैरेक्टर है तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा आसानी से, और पुल हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रांग रहता है। ठीक है, यहां पे देखो sp sp2 sp3 50 33 25, हायर द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एंड अक्रॉस द पीरियड आपका जो ईएन वैल्यू है वो बढ़ता है, डाउन जीरो आपका घटता है, बिकॉज ऑफ साइज एंड जेड इफेक्टिव, पॉसिबल चीज है। आपके पास ट्रेंड सिंपल है, कोई बहुत अलग ट्रेंड नहीं है इसमें, नॉर्मल ट्रेंड है, इसलिए कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं आपका। ठीक है, सिंपल सिंपल ट्रेंड है, इसको पढ़ लेना एक बार। अगेन डी ब्लॉक एलिमेंट में जो आपको याद करना है वो है आपको सिर्फ ये कि लोएस्ट किसका है, स्कैंडियम का, हाईएस्ट है कॉपर का, Fe कोबाल्ट निकल बराबर होते हैं इन सब के, ये ब्लॉक देखो बस। निकल का नहीं था ईएन में, बस याद रखना इसके अंदर जो ईएन वैल्यूज हैं इस केस में, ईएन वैल्यूज हैं Fe कोबाल्ट निकल सीरीज के 3d45d इन सब के बराबर होते हैं। अगर सवाल पूछना होगा तो आपसे यहां से पूछेगा, बाकी तो बहुत ट्रेंड हो जाएंगे फिर याद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लेना बस। 3d45d Fe कोबाल्ट निकल, ठीक है, चलो ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे इस वीक में। थर्सडे फ्राइडे 2 क्लास और होंगी, शनिवार को आपका टेस्ट, ठीक है, शाम को टेस्ट दे देना अपना आराम से, लेकिन टेस्ट उसी दिन होगा, टेस्ट उसी दिन होगा, ठीक है। नोट्स मैं सोचूंगा फ्राइडे दे दूंगा, है नहीं, ठीक है, दे दूंगा, ठीक। चलो अब इसमें इसके अलावा क्या है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर एक क्वेश्चन है, अभी जब आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन करा रहे थे तो वो वाली स्लाइड खोलेंगे एक बार। हाँ हाँ, बोलो बोलो, सवाल बोलो। उसी में है सर वो जो जब हमने कैलकुलेट किया था लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का, इसके नीचे ये वाला, हम्म। इसमें ऊपर वाली साइड जैसे हमने बी पार्ट का क्वेश्चन देखा है तो उसमें बेरिलियम और नियॉन, इसमें हमने ऑलमोस्ट बराबर रखे हैं, ग्रुप 2 और ग्रुप 5। हम्म। इसके नीचे वाले क्वेश्चन में
ग्रुप 2 और ग्रुप 5 बहुत दूर दूर हो गए, तो इसमें कंफ्यूजन है। कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल ट्रेंड्स है। ये सब जो ट्रेंड है ये सब आपकी वैल्यूज बेस्ड है। ये ट्रेंड मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखेगा आपको। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ पहले देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, पहले होता है एक्सपेरिमेंट, फिर आता रिजल्ट, फिर बनाते हैं थ्योरी उसकी। तो यहाँ पर देखोगे कि मैग्नीशियम है और आर्गन है, टू बड़ा है आपसे 8 से, कि बिकॉज इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगी, इसकी पॉजिटिव में होगी, बड़ी होगी प्लस 300 या प्लस 200 भी होगी इसके अंदर। और यहाँ पर देखोगे आपका सोडियम है और एल्यूमिनियम है और क्या है, फॉस्फोरस। यहाँ पे देखो फॉस्फोरस। अब वैसे नाइट्रोजन इज जीरो, बट फॉस्फोरस हैज सम नेगेटिव वैल्यू, और वो वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू सोडियम। अगेन ये भी आप देखते हो थ्रू एक्सपेरिमेंट, टेबल जो होते हैं आपके बुक्स में वहां से आप ये निकल के आते हैं वैल्यूज। इसलिए यहाँ पे देखो फॉस्फोरस आपका पहले रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखोगे इधर आपका एन यहाँ पर है, यहाँ फॉस्फोरस है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। ये आपकी डिपेंड करती है वैल्यूज पे। एज सच इसमें कितना लॉजिक नहीं होता है। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन देखने दो, क्वेश्चन एक मिनट देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये बताओ इसके आंसर टिक करो, ये करो। 57, 60, 61, 58, 56। चलो करो उसको। कह दे रहा ना, दे रहा ना। ठीक करो। ठीक है, और करो। ठीक है शाहीन, बताओ क्या आंसर। 56। 56 में उसने क्या किया कि आपको दे रखे हैं चार वैल्यूज, 284, 412, 656 और 3000। तो 656 के बाद ऑलमोस्ट मतलब 5 गुना हो चुकी है आपकी, मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा होगा। फर्स्ट निकालना इजी है, फोर्थ निकालना मुश्किल है। तो आई कैन से कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके, इसमें वुड बी 3, ये 4। अगर चौथा निकालना मुश्किल है, मतलब कहीं ना कहीं तीन निकालने के बाद एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी होगी, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी इस केस में, 3। 57, NaMg एल्यूमिनियम सिलिकॉन, इजी है। हाईएस्ट किसका होगा इस केस में, हाईएस्ट होगा आपका सिलिकॉन का, फिर होगा आपके मैग्नीशियम का, बिकॉज मैग्नीशियम इज S2, एल्यूमिनियम इज P1, फिर एल्यूमिनियम का, फिर सोडियम का। 58, ये तो इजी है, अभी पढ़ा। एस से निकालना मुश्किल होता है हमेशा। 60, विच हैज हायर वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी, चेक करो हाफ फिल्ड कौन सी है। अब देखो हाफ फिल्ड दो है इसमें, बी और डी है, पर डी में क्या है आपके पास 4s 4p आ चुका है, विच मीन एक एक्स्ट्रा शेल आ चुकी है, साइज मतलब बढ़ चुका होगा इस केस में। तो आंसर क्या होगा, बी वाला पार्ट, दैट इज योर फॉस्फोरस। 61, आपको लिथियम पोटेशियम दे रखा है 5.4 एंड 4.3। तो अब वो पूछ रहा है कि सोडियम का वैल्यू कितना होगा। ऑफ कोर्स लिथियम पहले आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम अगर हाईएस्ट है, पोटेशियम लीस्ट है, तो सोडियम उसकी बीच में लाई कर रहा होगा, तो वैल्यू लाई करेगी आपकी 5.4 और 4.3 के बीच में, विच इज इक्वल टू, इसमें कौन सी है, 4.9। ठीक है। चलो अब मिलते हैं हम लोग, कल मिलेंगे। ठीक है, कल आ जाना ऑफलाइन। देखो ऑफ